नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आगामी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? रस सूत्र के किन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है? विभाव अनुभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, रस और स्थायी भाव, संयोग और निष्पत्ति। यानी जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है अपना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है, उनमें जो है किन दो शब्दों को लेकर के आगे व्याख्या अपेक्षित रही है, व्याख्या की गई है। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, यानी संयोग और निष्पत्ति जो उसमें शब्द आया है उसको जो है व्याख्या के लिए आगे अपेक्षित इन दो शब्दों को ठहराया गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये जो तीन रीतियां हैं इनको क्या नाम दिया है? अभिधा लक्षणा व्यंजना, उत्तम मध्यम अधम, सुकुमार विचित्र मध्यम, सतरजतम। यानी आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली को क्या नाम दिया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग कहा है कुंतक जी ने। किसने कहा है? कुंतक जी ने। फिर अगला प्रश्न है, दृष्टकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? अप्रतीतत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। तो आप सभी लोग जानते हैं जो दृष्टकूट पद होते हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है? यानी कि क्लिष्टत्व दोष है। दृष्टकूट का मतलब ये जो देखने में आपको कठिन लगे, अर्थात जिसका अर्थ आसानी से आपकी समझ में ना आए, तो क्लिष्टत्व हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष होगा? अप्रतीतत्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष। तो जो शब्द लोक व्यवहार में प्रयुक्त न हो और वे शब्द जो है काव्य में आ जाएं, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? अश्लीलत्व दोष होगा। यानी जो शब्द प्रचलित नहीं है लोक व्यवहार में, समाज में, और उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ अश्लीलता होगी शब्दों में। अगला प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है? काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होगा? न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, आक्रमत्व, दुष्कर्मत्व। तो जब काव्य में अनावश्यक शब्द हो जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा? यानी कि अधिक पदत्व दोष। फिर अगला प्रश्न है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना, निदर्शना, असंगति, विशेषोक्ति। तो जहाँ पर कार्य और कारण में संगति नहीं होती है वहाँ पर अलंकार हो जाता है कौन सा? असंगति अलंकार। अगला है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामा, आनंदवर्धन। कौन इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? आनंदवर्धन। ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। और केशव, जयदेव, भामा, ये तीनों लोग अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह। तो आप सभी लोग जानते हो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह, अपहनुति। क्या होगा इसका जवाब? उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपका उत्तर होगा अपहनुति अलंकार। फिर अगला है, कहाँ रघुपति के चरित उदारा, कहाँ मतिमोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तु, उपमा, उदाहरण, निदर्शना, भ्रांतिमान। तो कहाँ रघुपति के चरित उदारा
कहा मति मोर निरत संसारा, इसमें कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार है। कौन सा? निदर्शना। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, अभिनवगुप्त, आचार्य भामा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप सब जानते हैं, आचार्य वामन जी। इन्होंने कहा है रीति आत्मा काव्य से। अगला है विशिष्ट पद रचना रीति है, ये पंक्ति किसकी है? आचार्य कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट, वामन। तो विशिष्ट पद वाली रचना ही रीत कहलाएगी, ऐसा कौन कहता है? आचार्य वामन ने ये कहा है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? आचार्य कुंतक, राजशेखर, वामन, मम्मट। रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो आचार्य कुंतक जी ने। फिर अगला है, रीत के लिए वृत्त शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? आचार्य मम्मट, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य आनंदवर्धन। रीत के लिए वृत्त शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? मम्मट ने रीत के लिए वृत्त शब्द का प्रयोग किया है। काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3, 10, 5, 8। तो आप सभी को पता होगा काव्य में कितने गुण होते हैं, कितने गुण माने गए हैं काव्य में? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? 3 गुण माने गए। कौन से 3 गुण माने गए हैं मुख्य रूप से? यानी ओज, प्रसाद, माधुर्य और भरत मुनि के अनुसार अगर आप जानेंगे तो आपका जो है भरत मुनि के अनुसार 10 माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, भट्ट, लोलट। तो चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का प्रयोग करने वाले आचार्य कौन हैं? आचार्य शंकुक जी। अगला है, शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति, भुक्ति, अभिव्यक्ति, अनुमिति। तो आचार्य शंकुक जी ने अपने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है? तो आपका उत्तर होगा अनुमिति माना है। क्या माना है? अनुमिति। अगला प्रश्न है, भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनवगुप्त, भट्टनायक। भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ये भुक्तिवाद जो है भट्टनायक के मत का नाम है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, भट्टनायक, भट्टलोलट। तो साधारणीकरण का ये जो सिद्धांत है किसने दिया है? भट्टनायक जी इसके प्रवर्तक हैं साधारणीकरण के। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कहा जा रहा है? मत हैं और उनके आचार्य हैं, उनसे आपको करना है मिलान। तो हम लोग कर लेते हैं मिलान। तो भट्ट लोलट के मत का नाम क्या है? आरोपवाद। शंकु के मत का नाम क्या है? अनुमितिवाद। भट्टनायक के मत का नाम भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त के मत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका विकल्प आगे इसमें जवाब माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलम्बनत्व धर्म का, कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, ये सभी। तो आप सबको पता है शुक्ल जी ने साधारणीकरण किसका माना है? तो आपका उत्तर होगा आलम्बनत्व धर्म का। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से होता है? अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व, इनमें से कोई नहीं। तो साधारणीकरण का संबंध किससे होता है? भावकत्व व्यापार से। किससे? भावकत्व। यानी साधारणीकरण में क्या होता है, जो पाठक होता है, जो सहृदय होता है, श्रोता जो होता है, वो सामने वाले के भावों में जब खो जाएगा तभी साधारणीकरण माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक किस आचार्य ने माना है? आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। तो रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो आपका उत्तर होगा भट्टनायक ने। अगला प्रश्न है, भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है? रंगमंच, काव्य निबंध पात्र में, सहृदय सामाजिक के चित्त में, मूल पात्र में। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ पर माना है? तो आपका उत्तर होगा सहृदय सामाजिक के चित्त में रस का स्थान भट्टनायक ने माना है। अगला है, भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, वेदांत दर्शन। तो
तो भट्टनायक के मुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? भरत मुनि, भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य इनमें से कौन है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा भट्टलोलट, ये प्रथम व्याख्याता है। कौन? भट्टलोलट। अगला है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है? भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक और अभिनवगुप्त। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये जो सिद्धांत है, जो मत है, किस आचार्य का है? भट्टलोलट जी का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोलट के मत से विभाववाद एवं स्थायी भाव के संयोग का अर्थ क्या है? अनुमाप्य अनुमापक संबंध, उत्पाद उत्पादक संबंध, भोज्य भोजक संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो लोलट के मत से विभाववाद, स्थायी भाव और संयोग का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? उत्पाद उत्पादक संबंध है भट्टलोलट के मत से, और अनुमाप्य अनुमापक ये जो है शंकुक के मत से है, भोज्य भोजक ये भट्टनायक के मत से संबंध माना गया है। अगला प्रश्न, आचार्य शंकुक के मत से किस नाम से जाना जाता है? आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितवाद, भुक्तिवाद। तो आचार्य शंकुक का जो मत है आप सभी जानते होंगे किस नाम से जाना जाता है? अनुमितवाद के नाम से। विकल्प सी आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? 1, 3, 4, 6। तो भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या 4 मानी गई है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से काव्य अलंकार का रचयिता कौन है? भरत मुनि, आचार्य भामह, दंडी और कुंतक। यानी काव्य अलंकार, ये अलग अलग कर दिया है तभी गड़बड़ हो रहा था। काव्य अलंकार इसको कह लीजिए। काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य भामह जी। अगला प्रश्न, आचार्य रुद्रट के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 66, 79, 50, 78। रुद्रट ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? तो रुद्रट ने 78 अलंकार माने हैं। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रालोक किसकी रचना है? बताना है आप सभी को। जयदेव की, भरत मुनि की, भामह की, आचार्य रुद्रट की। तो चंद्रालोक की रचना किसकी है? जयदेव की है, और ये अलंकार ग्रंथ है। फिर अगला है, कुवलयानंद किसकी रचना है? भरत मुनि, आचार्य भामह, अभय दीक्षित, पंडितराज जगन्नाथ। तो कुवलयानंद ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा अभय दीक्षित की है कुवलयानंद। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन का चयन करें। बताना है आपको असत्य कौन सा है। तो देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सा है असत्य। तो भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, ये तो बात सही है। भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, ये क्या है? सत्य है। फिर है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही विभाववाद के संयोग से रस रूप में बदल जाता है, ये भी सही है। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, ये भी सही है। जो गलत है आपका विकल्प भी, रस को आस्वाद्य मानते हैं भरत, यानी रस को आस्वाद्य नहीं मानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? बताना है आपको। काव्य यश प्रदान करता है, काव्य अर्थ प्रदान करने का साधन, काव्य व्यवहार का ज्ञान होता है, उपरोक्त सभी। यानी मम्मट के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी ये सभी बातें हैं। काव्यम यशसे अर्थ करते व्यवहार विदेशी वे तरक्षते सद्य परिनिर्वर्तये कांता संमिततय उपदेश उजय। यानी काव्य यश भी प्रदान करता है, अर्थ भी प्रदान करता है, व्यवहार ज्ञान भी कराता है। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट के द्वारा रचित काव्य समीक्षा संबंधी ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा और काव्य के रूप। तो मम्मट जी के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है? रस काव्य की आत्मा है, अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है, लोकोत्तर आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। यानी भरत मुनि के मतानुसार कौन सा सिद्धांत जो है ठीक है काव्य के संबंध में? तो भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया है, तो सही जवाब विकल्प ए होगा आपका, यानी रस ही काव्य की आत्मा है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? बताना है आप लोगों को। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं।
आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए उत्तर होगा। कौन सा विकल्प ए? विश्वनाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात मनोहर अर्थ प्रदान करने वाला शब्द ही, रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला शब्द ही काव्य होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वन्यालोक लोचन के प्रणेता हैं भरत, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। ध्वन्यालोक लोचन के प्रणेता कौन हैं? तो कौन सा उत्तर होगा आपका सही जवाब इस प्रश्न के लिए? ध्वन्यालोक लोचन के नाम से जो टीका लिखी है वो किसकी है? वो है आपके इनमें से अभिनव गुप्त की है विद्यार्थियों। किसकी है? अभिनव गुप्त की होगी। विकल्प सी आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट, विश्वनाथ, भरत, अभिनवगुप्त। तो रस की संख्या 8 मानने वाले कौन से हैं? भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न, रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? क्षेमेंद्र, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या करने वाले कौन हैं इनमें से? अभिनवगुप्त जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभाव में प्रधान है। क्या प्रधान होता है विभाव में? वस्तु, भाव, विचार, कल्पना। तो विभाव के अंतर्गत जो है किसकी प्रधानता होती है? भावों की प्रधानता होती है। किसकी? भावों की प्रधानता होती है विभाव में। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट रस कितने हैं? 8, 9, 10, 11। तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। शांत रस उन्होंने नहीं माना है। अगला प्रश्न है, संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत, करुण, श्रृंगार, वात्सल्य। तो आप सभी जानते हो संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कर्ता किसे माना जाता है? भट्ट, लोल्लट, भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ। साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कर्ता कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? भट्टनायक जी। अगला है, रस मीमांसा किसकी काव्यकृति है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य केशवदास, रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा ये रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अलंकार में वाक्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? अन्योक्ति अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। अगला है, राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परिछाही, याते सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। इनमें कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत, श्रृंगार। तो ये जो पंक्तियां हैं आपके सामने, राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परछाही, याते सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। इसमें कौन सा? श्रृंगार रस है और सात्विक श्रृंगार इसमें है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य मम्मट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हृदय की मुक्ता अवस्था को रस दशा किसने माना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला जो है, मिथक का संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, कल्पना से, प्रतीक से, बिंब से। तो मिथक का संबंध किससे होता है? आपका उत्तर होगा अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। फिर अगला है, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? शोक, गर्व, अमर्ष, हर्ष। इनमें से संचारी भाव कौन सा नहीं है? तो आपका जवाब होगा शोक। शोक क्या है? ये स्थायी भाव है। फिर अगला है, कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है? ये तो लग रहा है शोक, हर्ष, गर्व, अमर्ष। तो इसमें भी क्या है आपका उत्तर? इसमें भी आपका शोक ही होगा, क्योंकि शोक क्या है? करुण का जो है स्थायी भाव है। बाकी हर्ष, अमर्ष, गर्व ये सब आपके संचारी भाव हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, अनमितवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? भट्ट, लोल्लट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, शंकुक। तो अनमितवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा आचार्य शंकुक जी। अगला प्रश्न है, रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है? कुंतक, राजशेखर, मम्मट, वामन। तो रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? कुंतक जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के लेखक का नाम बताइए। कौन है रस सिद्धांत के लेखक? डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, भरत मुनि, आचार्य शंकुक। तो रस सिद्धांत ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का है। और डॉक्टर नगेंद्र जी रसवादी समीक्षक भी माने जाते हैं इसी ग्रंथ के कारण। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत क्या कहलाता है? अनमितवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक जो मत है उसको क्या कहते हैं? तो वो है आपका अभिव्यक्तिवाद। क्या कहलाता है? अभिव्यक्तिवाद। फिर अगला है, करुण रस का स्थायी भाव करुणा, शोक, दया, सहानुभूति। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन हैं? अभिनव गुप्त, नगेंद्र, जगदीश गुप्त, भरत मुनि। रस निष्पत्ति के सर्वमान्य व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा भरत मुनि। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलंकारों में एक भेद स्वीकार नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, काव्यालंकार। तो जो नहीं है भेद वो काव्यालंकार कोई भी भेद नहीं है, यही आपका उत्तर है। और शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार ये भेद तो स्वीकार किए गए हैं। अगला है आपके सामने प्रश्न, अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि प्रयोग करता है बिंबों का, प्रतीकों का, कल्पना का, अनुभूति का। अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कवि क्या करता है? तो बिंबों का प्रयोग करता है। किसका? बिंबों का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य हैं? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, वामन, उद्भट। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता कौन है? तो आपका जवाब होगा भट्टनायक जी। अगला प्रश्न है, विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य होना, कारण होने पर भी कार्य सिद्ध न होना, कार्य नहीं, कारण नहीं। तो विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? कहाँ पर होता है? तो विभावना अलंकार वहाँ पर होता है, यानी बिना कारण के जहाँ पर कार्य पैदा हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विकल्प भी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है? बीभत्स रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस। तो नाट्यशास्त्रकारों के द्वारा जो अमान्य रस है उसका नाम क्या है? शांत रस। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी अपने रस सिद्धांत में माना है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उदंत मार्तंड पत्र के संपादक कौन हैं? पंडित जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय, बालकृष्ण भट्ट, तारा मोहन मिश्र। तो उदंत मार्तंड जो पत्र है उसके संपादक कौन है? जुगल किशोर जी। अगला प्रश्न है, ये पत्रिकाएं दी गई हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं और इनको क्रम से आपको लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आपका इस प्रश्न में जवाब क्या होगा? विकल्प बी। कौन सा होगा? विकल्प बी, यानी पहले हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर कविवचन सुधा, फिर हिंदी प्रदीप, फिर बंगदूत का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन स्थल है? इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस, प्रयाग। तो इसमें जो है अगड़म बगड़म दिए हैं विकल्प। हिंदी प्रदीप का जो है संपादन प्रयाग से होता है। कहाँ से? प्रयाग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु की नहीं है? ज्ञान प्रदायिनी, ब्राह्मण, सुधाकर, इंदु। तो इनमें से जो नहीं है भारतेंदु की पत्रिका उसका नाम है इंदु। और ज्ञान प्रदायिनी, सुधाकर, ब्राह्मण ये सब भारतेंदु की पत्रिकाएं हैं।
फिर आपका प्रश्न है क्या है इसमें, द्विवेदी युग की पत्रिकाओं को आरोही क्रम में आपको लगाना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी पत्रिकाएं द्विवेदी युग की हैं, कौन सा होगा इसका सही क्रम? तो आपका जवाब है विकल्प सी, यानी पहले अभ्युदय, फिर प्रताप, फिर सरस्वती, फिर उसके बाद में इंदु। फिर अगला प्रश्न है, इन पत्रिकाओं को भी आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है, बताना है कौन सा जवाब इसमें आपका सही होगा। तो उत्तर होगा आपका विकल्प ए इस प्रश्न के लिए, यानी पहले मर्यादा, फिर चांद, फिर माधुरी, उसके बाद में कल्याणी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत पत्रिका का प्रकाशन स्थल है इलाहाबाद, प्रयाग, चेन्नई, बनारस। तो भारत पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो आपका जवाब होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या होगा? आप सभी को बताना है कौन सा क्रम इनमें से सही होगा। तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी। क्या होगा? विकल्प बी, यानी पहले देश, फिर हिंदी नवजीवन, फिर साहित्य संदेश, उसके बाद में हंस। पहले देश, फिर हिंदी नवजीवन, फिर साहित्य संदेश, फिर हंस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं जयप्रकाश भारती, मृणाल पांडे, राजेंद्र प्रसाद, बाबू गुलाब राय। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपका जवाब होगा विकल्प सी, राजेंद्र प्रसाद, यानी राजेंद्र यादव होगा। राजेंद्र प्रसाद यहाँ गलत दिया है, राजेंद्र यादव होगा। अगला है, पत्रिका धर्मयुग का प्रकाशन स्थल है कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। धर्मयुग पत्रिका ये जो है कहाँ से निकलती थी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से निकलती थी धर्मयुग। संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती। अगला है, नई कविता पत्रिका के संपादक हैं जगदीश गुप्त, मृणाल पांडे, नंदुलारे वाजपेयी। आगे नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं? जगदीश गुप्त जी 1954 में निकालते हैं। अगला है, संचेतना पत्र के संपादक महीप सिंह, गोपाल राय, हरिभाऊ प्रसाद, कमला प्रसाद। संचेतना पत्र के संपादक कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर महीप सिंह जी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक थे डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ आपको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग, नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया, हंस के राजेंद्र यादव, कथा देश के हरिनारायण और गंगा के कमलेश्वर। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, हंस के राजेंद्र यादव, कथा देश के हरिनारायण व्यास जी हैं और गंगा के कमलेश्वर जी हैं। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे विकल्प डी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भारत बंधु के संपादक तोताराम जी हैं, ये तो है सत्य। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं, ये भी सही है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी, ये भी सही है। गलत क्या है? भारत जीवन, ये जो है राम कुमार वर्मा इसके संपादक नहीं हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो काशी पत्रिका ये काशी से निकलती थी, सही है। सदादर्श पत्रिका ये दिल्ली से निकलती थी, सही है। आनंद कादम्बिनी ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी, सही है। गलत क्या है? ब्राह्मण, ये प्रयाग से नहीं निकलती थी, ये निकलती थी कानपुर से, यही आपका उत्तर है, असत्य है। अगला है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब है, आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने हैं। कविवचन सुधा पत्रिका ये कब प्रकाशित होना शुरू हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1868 में। फिर अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब होता है, इसको भी आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब होता है? 1873 में। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, मित्र विलास पत्र का संपादक
कौन था? पंडित गोपीनाथ, भारतेंद्र, छोटू लाल मिश्र, इनमें से कोई नहीं। मित्र विलास ये जो पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो आपका जवाब होगा पंडित गोपीनाथ जो है मित्र विलास के संपादक थे। अगला है नारी शिक्षा के लिए भारतेंद्र जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? बाल बोधिनी, प्रबोधिनी, कविवचन सुधा, भारतेंद्र। तो नारी शिक्षा के लिए भारतेंद्र जी ने जो पत्रिका निकाली उसका नाम है बाल बोधिनी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। रचनाएं हैं, रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान। तो देखते हैं हम लोग। दोहा को सरहपा की है, श्रावकाचार देवसेन की है, भरतेश्वर बाहुली राज शालिभद्र सूर की है, हरिवंश पुराण ये रचना स्वयंभू की है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना, हरिवंश पुराण स्वयंभू की है। आपका सही मिलान हो गया है। कूट आगे विकल्प पे आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी रचनाकारों के साथ में आपको करना है मिलान। देखते हैं हम लोग। पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की है। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की है। चर्यापद शबरपा की है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी इसमें आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आपके सामने है। असत्य कथन को चुनिए। असत्य आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। परमाल रासो जगनी की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय की है, सही है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की, सही है। जय मंगजस चंद्रिका यही क्या है? गलत है। ये जिनदत्त सूर्य की नहीं है। जय मंगजस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है। फिर आपको असत्य कथन को है बताना कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सा सही नहीं है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना, सही है। नल दमयंती कथा व्यासकव की रचना, सही है। कीर्तिलता विद्यापत की रचना, सही है। विजयपाल रासो ये रचना हाल कव की नहीं है, यही असत्य, यही आपका उत्तर, क्योंकि विजयपाल रासो ये किसकी है? बताना है आप लोगों को विजयपाल रासो किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है? यहाँ भी आपको असत्य बताना है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो कुमारपाल चरयु विजयसेन सूर की रचना है। गाथा सप्तशती हालकव की रचना, सही है। पदावली विद्यापत की रचना, सही है। जो असत्य है आपका, जो गलत है आपका उत्तर है विकल्प डी उपदेश रसायन रास। ये उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूर्य की रचना है, ना कि मधुकर कवि की। यही आपका गलत है, यही असत्य है। अगला है कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति, हाल कवि विजयसेन सूर्य, मधुकर कवि। तो कीर्ति पताका ये किसकी रचना है? आपको पता है, विद्यापति की है। अगला है ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं, कौन हैं? राजशेखर, कल्लोल कवि, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो ढोला मारूरा दूहा ये रचना किसकी है? कल्लोल कवि की। किसकी है? कल्लोल कवि की। फिर है कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर, जिनधर्म सूर्य, नरपतनाल, इनमें से कोई नहीं। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। खालिक बारी, दो सुखने, तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, ढोंबिपा, स्वयंभू, देवसेन। खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा, इन सभी के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो जी। फिर अगला प्रश्न है। आदिकाल का अन्य नाम चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन, शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंध। तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले कौन हैं? ग्रियर्सन महोदय जी। कौन? ग्रियर्सन महोदय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। आदिकाल का नामकरण किया गया है और उनके विद्वानों के साथ में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। तो वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सही है। और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, सही है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, सही है। आपका मिलान कर दिया गया। कूट के रूप में आगे विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, मिश्रबंधु, इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले कौन है? धीरेन्द्र वर्मा जी।
फिर अगला है आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? रामा शंकर शुक्ल रसाल, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु। आदिकाल को यानी आदिकाल नाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इनमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि आदिकाल नाम ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना सही है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य चंद्रवरदाई का है, सही है। योगचर्या डोम्बिपा की रचना सही है। बीसल देव रासो ये जो है यही आपकी सही नहीं है और यही आपका उत्तर है। आपको बताना है बीसल देव रासो किसकी रचना है। अगला प्रश्न है हृदय वाणी ये रचना किसकी है? दादू दयाल, रज्जब, मलुकदास, इनमें से कोई नहीं। हृदय वाणी के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा दादू दयाल की रचना है हृदय वाणी। अगला प्रश्न है चंदायन के लेखक है मलुकदास, दादू, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। ये चंदायन रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा मुल्ला दाऊद जी की। इसको प्रथम सूफी काव्य रचना भी माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है मृगावती की रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। कुतुबन, मंझन, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो मृगावती ये किसकी रचना है? आप सभी लोगों को पता है, कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला प्रश्न है पुष्टिमार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य, बाबालाल, रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्टिमार्ग के संस्थापक आचार्य कौन है? उनका नाम है वल्लभाचार्य जी ने पुष्टिमार्ग की स्थापना की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाई पावर से आप लोग किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों, दोस्तों को, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। आप लोग, आपका प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको लगातार ऐसी कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं प्रतिदिन आकर के, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दर्ज कराइए, ताकि आपकी मांग के अनुसार, आपके सुझावों के अनुसार हम आप तक कक्षाएं पहुंचा सके। आप सभी को मिलते हैं पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।